चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण। आज आप लोग यहाँ तेलंगाना स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में व खासकर पार्टी के यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट श्री आर.एस. परवीन कुमार जो काबिल, ईमानदार, मिशनरी व निष्ठावान भी हैं, ये भी चुनाव लड़े हैं और इनको आप लोग अपना मुख्यमंत्री बनाने के खास उद्देश्य के साथ ही मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि इनकी कामयाबी के लिए यहाँ के स्थानीय कोऑर्डिनेटर व नेताओं के साथ साथ केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम भी पूरे जी जान से लगे हुए हैं। इनकी भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब मैं यहाँ हो रहे विधानसभा आम चुनाव में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके तेलंगाना प्रदेश की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संदर्भ में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद इस लंबी अवधि में भी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अभी ने और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म कर दिया है। और इस मामले में
लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके तेलंगाना प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनासेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में SC ST के साथ साथ OBC वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो इस समय चुनाव के दौरान SC ST व OBC वर्गों का वोट लेने के लिए ये बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं अपनी चुनावी जनसभाओं में कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए जो जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं तो तब तो उनको अपने लोगों को ये मालूम होना चाहिए। और कांग्रेस के नेताओं को मैं बताना चाहती हूँ कि जो आज ये लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जब केंद्र में कांग्रेस पावर में थी अंग्रेजों के जाने के बाद लंबे अरसे तक पावर में रही तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने SC ST की तरह तो अपने लिए भी आरक्षण की मांग की कि केंद्र की सरकार को रिजर्वेशन उन्हें भी देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। पहले कालेलकर कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दी, उसको उन्होंने लागू नहीं किया। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसको भी लागू नहीं किया। तो जो कांग्रेस पार्टी आज SC ST OBC को के मामले में, खासकर OBC के मामले में जातीय जनगणना करा के उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रही है कि उनको उनका हक मिलना चाहिए, तो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसको उन्होंने लागू नहीं किया। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हमारी पार्टी बनी थी तो पूरे देश में हमारी पार्टी ने इसको लागू कराने के लिए केंद्र की सरकार पर, कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए हमने काफी एजिटेशन किया, लेकिन कांग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को माना नहीं। लेकिन हमारी पार्टी बनी थी और 1989 में हमारे कई मेंबर पार्लियामेंट पहली बार जीत कर आए। 1984 में पार्टी बनी, 89 में हमारे कई मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में जीत कर आए। मैं खुद भी यूपी से, बिजनौर से लोकसभा की पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बनी, तो हमारे कई MP जीत कर आए। तो उस समय केंद्र में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, श्री BP सिंह के नेतृत्व में मिली जुली सरकार बनी। श्री BP सिंह ये चाहते थे कि BSP भी सरकार में शामिल हो और BP सिंह जी ने ये कहा माननीय श्री कांशीराम जी से कि हम मायावती को जो भी मिनिस्ट्री बड़ी चाहे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार में शामिल हो जाए। तो उस समय हमने श्री BP सिंह को ये कहा, वो प्रधानमंत्री थे, हमने उनको ये कहा कि हमें कोई बड़ा मंत्रालय आपका नहीं चाहिए, हमारी दो मांगे हैं। पहली मांग ये है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, जो कांग्रेस ने लागू नहीं की है, और दूसरी मांग ये है कि हमारे लोग कांग्रेस से ये लंबे अरसे से मांग करते रहे कि जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। हमारी दो मांगे स्वीकार कर लो, हमें मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हम आपको समर्थन दे देंगे।
श्री बीपी सिंह की सरकार ने हमारी इन दोनों मांगों को मान लिया। इसलिए अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इन्हें यानी कि ओबीसी वर्गों के लोगों को मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार एवं कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिस कांग्रेस पार्टी ने फिर इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशी नामदेव के देहांत होने पर उस समय केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी कि केंद्र द्वारा अभी हाल ही में देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST व ओबीसी वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो अनेक नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर SC व ST वर्गों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ के तेलंगाना प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ की वर्तमान जो रीजनल पार्टी की सरकार है, मुझे मालूम हुआ कि वो इतनी दलितों के खिलाफ है कि दलित लोग अपने पैरों पर खड़े ना हो, वो सत्ता में ना आए, अपनी सरकार ना बना सके, तो हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, तो उनके ऊपर फर्जी FIR दर्ज करा दी, उनके ऊपर और उनके बेटे के ऊपर। तो इससे इनकी दलित विरोधी मानसिकता जो है वो साफ झलकती है। तो इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय हालत में बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। इनमें से किसान वर्ग को केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई इनके गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में आपके तेलंगाना स्टेट में भी यहाँ तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई
बनाई गई उनकी नीतियों, उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन या पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे आपका अपना प्रदेश भी प्रभावित, जिससे आपका ये प्रदेश भी प्रभावित हो रहा है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना तेलंगाना प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने तेलंगाना प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस यहाँ की रीजनल पार्टी को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। क्योंकि जब ये तेलंगाना अलग से स्टेट नहीं था, आंध्रा का हिस्सा होता था, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में लंबे अरसे तक आसीन रही। तेलंगाना स्टेट बना तो यहाँ की रीजनल पार्टी सत्ता में आसीन रही। और जब ये अलग से स्टेट बन रहा था तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर और आपके यहाँ तेलंगाना क्षेत्र में भी तो इसका विरोध नहीं किया था, इसका समर्थन किया था। और जब ये विधेयक आया पार्लियामेंट में तो हमने उसके समर्थन में वोट दिया था। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में हर स्तर पर यह खुशहाल बना सकती है। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में तो 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार बनाई है। 4 बार वहाँ अपने नेतृत्व में सरकार बनाई है। और हमने अपनी सभी चारों नई सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन वीकर सेक्शन के लोगों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनके वहाँ हर मामले में वे हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए हमने वहाँ उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुँचा है। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्य किए हैं। वहाँ हमने छात्रों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों आदि के हितों में अनेकों महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, कार्य किए हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुँचा है, जिसके नकल अब देश के बाकी राज्यों की सरकारें कर रही हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए उसका फायदा इन लोगों को पूरा नहीं मिल पा रहा है। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुल्म जाति आदि भी नहीं होने दी है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने
यहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासन काल के दौरान वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने तेलंगाना स्टेट में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ अपने तेलंगाना स्टेट में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने तेलंगाना स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की रीजनल पार्टी जो सत्ता में है, यहाँ की सत्ताधारी पार्टी वे अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई वे प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने तेलंगाना स्टेट के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। इसके साथ ही तभी फिर यहाँ अपनी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट व हर मामले में कुशल नेतृत्व श्री आर.एस. परवीन कुमार को भी तेलंगाना स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिन्होंने अपनी आईपीएस की सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर वे वीआरएस लेकर अब ये पूरे जी जान से अपनी पार्टी को यहाँ मजबूत बनाने में लगे हैं, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को श्री आर.एस. परवीन कुमार व पार्टी के अन्य सभी उम्मीदवारों को भी जो यहाँ मंच पर मौजूद हैं उन सभी को भी अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर जिताना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए भी जरूर जाना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, इस चुनाव के बाद मैं आपके स्टेट में व साथ लगे आंध्र प्रदेश में भी खासकर नौजवानों को तैयार करने के लिए पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद को भी बीच में जरूर भेजती रहूंगी। मैं खुद भी इन दोनों राज्यों का दौरा करूंगी
ताकि आपके इन दोनों राज्यों में पार्टी और भी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहे। वैसे यहाँ के तेलंगाना स्टेट के पार्टी प्रेसिडेंट श्री RS प्रवीण कुमार भी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में या पूरे जी जान से लगे हैं, जिससे अब यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में पहले से बेहतर रिजल्ट आने की भी पूरी संभावना है। तो इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जो आपके सामने यहाँ खड़े हैं, अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को BSP का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।